Good morning class 8. Today we are going to read about the President of India from chapter number 2 from the subject political life or civics. Okay, so today we are going to discuss about the President of India, his qualifications and his powers. Okay, and then we will discuss about the President, Vice President of India in brief. Then we will move towards the central legislature, I mean to say about Lok Sabha and Rajya Sabha in detail. Then we will read about the Prime Minister of India and his councils of minister. And at the end of the chapter we will read about the Minimum Wages Act 1948. Okay. So students, as you know that our India is a republic state. Our country India is a republic state. In Hindi हमारा भारत जो एक गणतांत्रिक राज्य है. Okay. I mean to say our country does not have monarchical form of government. हमारे देश में राजाशाही वाली सरकार नहीं है. Why? Because our country is a republic state. रिपब्लिक स्टेट मीन्स एक ऐसा स्टेट जो लोगों से मिलकर बना होता है, जहाँ एक्चुअल पावर जो होती है लोगों के हाथों में होती है. वो एक्चुअल पावर जो है उस कंट्री के हेड को लोग जो होते हैं, पीपल जो होते हैं, सिविलियन जो होते हैं वो ट्रांसफर कर देते हैं. ओके, तो हमारा कंट्री ऐसा ही है. हमारे यहाँ लोग जो है अपनी पावर को वोटिंग के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को दे देते हैं. ठीक है. सो एज आवर कंट्री इंडिया इज अ रिपब्लिक स्टेट, वी आर हैविंग अ हेड ऑफ द स्टेट. सो the head of the state of India is known as the President of India. He is the first civilian of India also. Here, do you know students, the President of India is elected for a prescribed term or tenure by the Constitution of India. भारत के संविधान में एक निश्चित अवधि जो है निर्धारित की गई है कि भारत का राष्ट्रपति जो होगा, इंडिया का जो प्रेसिडेंट होगा, वो किस टाइम पीरियड टेन्यूर यानी समयावधि या कालखंड के लिए जो है चुना जाएगा. ठीक है. तो उसको लेकर हमें पता है मैंने जो वो फिक्स्ड टेन्यूर है वो क्या है, दैट इज ऑफ 5 years टाइम स्पान या टाइम पीरियड. 5 वर्ष के लिए या 5 years के लिए जो है उसको बनाया जाता है. बट ही कैन बी री इलेक्टेड अगेन, उसे फिर से भी राष्ट्रपति बनाया जा सकता है. मतलब आपको समझ में आ रहा है? मतलब एक बार प्रेसिडेंट अगर वो बन गया है तो अगर उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया, 5 years कंप्लीट हो गए, तो नेक्स्ट 5 year के लिए भी उसे नॉमिनेट किया जा सकता है और उसे फिर से री इलेक्ट किया जा सकता है, यानी उसे फिर से द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो दे आर, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए. ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 years, वो 35 वर्ष की उम्र जो है पूरी कर चुका हो. एंड ही मस्ट हैव enlisted in the voter list of India. And the fourth one is he does not hold any office of profit under the central government or state government of India. यानी भारत के राष्ट्रपति के लिए जो योग्यताएं या एलिजिबिलिटीज प्रेस्क्राइब या निर्धारित की गई हैं वो कौन कौन सी? एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, he must be a citizen of India. Second, he must have completed the age of 35 years, वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो. He must be a voter of what? He must be enlisted in the voter list of India. वो भारत की मतदाता सूची में उसका नाम जो है पंजीकृत होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए. And he must not have held the office of profit. ये क्या होता है? यानी वो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट पर है तो वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल की पोस्ट पे यानी ब्यूरोक्रेसी में अपॉइंट नहीं हो सकता. उसको ऑफिस ऑफ पोस्ट बोला जाता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सॉरी. तो यानी कि वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी और मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या स्टेटरी बॉडी में अपॉइंटेड नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा पाया गया, इफ इट इज फाउंड, देन व्हाट हैपन, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट को वेकेंट मान लिया जाता है और फिर जब वो टाइम पीरियड खत्म होता है तो फिर से जो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन होते हैं. इज इट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जनरल सिटीजन्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सामान्य लोग जो है भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भाग नहीं लेते सीधे सीधे. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द MPs of both the houses of Indian Parliament and the elected members of the state legislative assembly. यानी राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और सभी देश की सभी विधानसभाओं के
आई मीन संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा, लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं के सदस्य यानी विधायक, एमएलए जो होते हैं वो सब मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज मेथड के थ्रू जो है इनडायरेक्टली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करते हैं। ओके, यानी इनडायरेक्टली का मीनिंग यहाँ पर है कि वो तो डायरेक्टली वोट कास्ट करते हैं पर पब्लिक की तरफ से करते हैं, यानी हमारी तरफ से इनडायरेक्टली इलेक्शन हो रहा है किसका, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हो रहा है। ओके, नाउ द टेन्यूर ऑफ द ऑफिस यानी प्रधानमंत्री का कार्यकाल वो 5 साल के लिए 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है, जो कि एक फिक्स्ड पीरियड होता है। बट इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट, इन केस ऑफ द रेजिग्नेशन और इन केस ऑफ द इम्पीचमेंट अगर होता है तो उसे जो है अपने कार्यकाल से पहले ही, अपने टाइम पीरियड से, टेन्यूर से पहले यानी 5 ईयर से पहले ही हटना पड़ता है। अगर डेथ हो गई तो हट गया, अपने आप ही हो गया। रेजिग्नेशन कर दिया तो भी फिर से इलेक्शन करना पड़ेगा। या इम्पीचमेंट जो होता है, इम्पीचमेंट क्या होता है, महाभियोग इन हिंदी, ये पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में लाया जा सकता है अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया इफ देयर इज एनी वायलेशन फ्रॉम द साइड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर कानून का किसी भी तरह का उल्लंघन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का, तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जो है इम्पीचमेंट लाया जाता है पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, यानी राज्यसभा या लोकसभा। राज्यसभा जो कि अपर हाउस है और लोकसभा जो कि लोअर हाउस है। तो इन दोनों में से किसी में भी जो है इम्पीचमेंट लाया जा सकता है, यानी महाभियोग लाया जा सकता है और उसके थ्रू जो है इस पर जो है ये जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसके थ्रू जो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाया जा सकता है, इम्पीच्ड किया जा सकता है। ठीक है, और इम्पीचमेंट ही द वन एंड ओनली वे, ओके, टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज पोस्ट। ओके, इम्पीचमेंट के द्वारा ही उसे हटाया जा सकता है। उनके अगेंस्ट जो है किसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं करवाई जा सकती, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है। ओनली इम्पीचमेंट ही एक ऐसी प्रोसेस जो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में लाई जा सकती है, और अगर ये फेवर में जाती है यानी इम्पीचमेंट पास हो जाता है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन इन दैट केसेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड। ओके, हियर वी आर हैविंग सैलरी एंड अलाउंसेस यानी वेतन और भत्ते। तो सैलरी जो होती है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अब तो जो है बढ़ गई, जो आपकी बुक में ये एग्जैक्ट सैलरी नहीं है, ठीक है, तो आप उसको नेट से अपडेट कर लेना। एंड सम अलाउंसेस भी उनको मिलते हैं बहुत सारे। जो अब आप देखिए कि इंडिया की सबसे बड़ी मतलब वाइडेस्ट बोल सकते हैं, सबसे और सबसे बड़ा भी बोल सकते हैं, अब सबसे बड़ी बिल्डिंग में वो रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उतने सारे बिल्डिंग, इतनी बड़ी बिल्डिंग को मैनेज करने के लिए कितने सारे लोग चाहिए और फैसिलिटीज़ चाहिए, और वो फर्स्ट सिविलियन ऑफ इंडिया है तो उस पोस्ट को डिग्निटी देने के लिए भी उन्हें कितने सारे पर्क्स यानी सुविधाएं जो है देनी पड़ती हैं। ठीक है, तो वो वेरियस काइंड्स हैं, तो आप पता कर लेना क्या क्या है। तो बहुत सारे जो मेनी काइंड्स ऑफ सैलरी अलाउंसेस एंड अ फिक्स्ड सैलरी फॉर अ मंथ is given to the president of India. Now we are going to read about the powers of the president of India. तो president of India की 6 kinds of power दी हैं, आप पढ़ लेना। मैंने जो है लाइक एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, इमरजेंसी पावर, मार्शल पावर। तो फर्स्ट जो है उसमें है एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होते हैं? ये वो पावर्स होती है जिनको ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही एक्सरसाइज कर पाते हैं। लाइक जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना, और आप देखिए हियर गवर्नर्स को अपॉइंट करना, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को अपॉइंट करना। ओके, गवर्नर जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज के यानी केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनको बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, उनको अपॉइंट करता है राष्ट्रपति। ऑल द ट्रीटीज यानी बिकम इफेक्टिव ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ असेंट, यानी जितने भी समझौते होते हैं भारत के दूसरे देशों के साथ, वो तभी जो है माने जाएंगे, कभी जो है एग्जीक्यूट माने जाएंगे, एनेक्ट माने जाएंगे, लागू होंगे जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर साइन करेंगे। ओके, यानी उनकी एसेंट यानी उनकी सहमति होगी, यानी वो साइन कर देंगे, उसके मान लेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे इन फेवर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया। अगर वो अपनी एसेंट नहीं देते हैं तो कोई भी ट्रीटी जो है वो इंडिया जो है उसको फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, यानी आप समझ रहे हैं कि सपोज मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ने कोई ट्रीटी, वो किसी विजिट पर गए हैं, मान लीजिए रशिया गए हैं, और सपोज वहाँ पर कोई ड्राफ्ट आता है, उस पर हम दोनों देशों के बीच में कोई ट्रीटी, कोई समझौता हो जाता है, चल ठीक है, वहाँ तक प्राइम मिनिस्टर लेवल पर ठीक है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस ट्रीटी पर, उस एग्रीमेंट पर साइन नहीं करते तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता इंडिया के अंदर, क्योंकि प्रेसिडेंट की एसेंट यानी सहमति जरूरी होती है, क्योंकि वो जो है देश के हेड, कंट्री के हेड हैं, और वो जो है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी हैं। नाउ वी आर गोइंग
टू रीड अबाउट द जुडिशियल पावर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन, राष्ट्रपति भवन वो रहते हैं, सबको पता है, ओके, एवरीबडी नोज अबाउट इट। जुडिशियल पावर्स, न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या होती है, ओके, इन टर्म ऑफ जुडिशरी अगर हम देखें तो अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं, अदर जज और सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस को अपॉइंट करते हैं, और हाई कोर्ट के दूसरे जजेस को अपॉइंट करने का काम किसका होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता है। नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ, कोई भी कोर्ट उनसे सवाल नहीं पूछ सकती। फॉर द डिस्चार्ज ऑफ हिज और ड्यूटी, वो उनके कामकाज को लेकर कोई भी क्वेश्चन उनसे नहीं किया जा सकता। एक ही रास्ता है जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है कि इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन, वो माफ़ी दे सकते, क्षमा कर सकते हैं, रिप्राइव, रिस्पाइट और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, सज़ा को कम, है ना, उसकी समीक्षा कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं, या और रिमाइंड कर देते हैं द सेंटेंस ऑफ एनी कन्विक्ट, किसी भी तरह की सज़ा को, ठीक है, और फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। ये पूरा इसमें लिखा है। फिर उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती है, कानून बनाने या जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती है लॉ से रिलेटेड, वो कौन सी है, ठीक है। ये अभी जो पढ़ी है जुडिशियल पावर होती है, कोर्ट जुडिशरी से रिलेटेड होते हैं, जैसे सज़ा देना, ये सब काम किसका होता है, कोर्ट का होता है। तो उसमें इनकी क्या पावर, जुडिशरी पावर हमने पढ़ी कि वो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, और जो है वो किसी भी कोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं अपनी कामकाज को लेकर, तो सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, है ना। और एग्जीक्यूटिव पावर हम पढ़ के आए हैं कि उनके नाम से सारी संधियाँ साइन, सारे एग्रीमेंट किए जाते हैं। वो यूनियन टेरिटरीज़ के यानी केंद्र शासित प्रदेशों के एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, उनके नाम वही जो है बड़े बड़े जो ऑफिशियल अपॉइंटमेंट होते हैं ब्यूरोक्रेसी के, वो करते हैं। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो हियर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेजिस्लेटिव पावर कौन कौन से हैं, वो लोकसभा को डिसोल्व कर सकता है, उसको ख़त्म, उसके लोकसभा के टाइम पीरियड से पहले भी समाप्त कर सकता है। कब, जब उन्हें लगता है कि मेजोरिटी ही नहीं है गवर्नमेंट के पास, वो नंबर ही नहीं है जितना नंबर चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, वो अगर गवर्नमेंट के पास नहीं है, या गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ या अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रही, तब वो डिसोल्व कर सकता है लोकसभा को। नो बिल कैन बिकम अ लॉ विदाउट हिज देयर अप्रूवल, कोई भी कानून लोकसभा में या राज्यसभा में पास किया जा चुका, बट अगर पर वो तब तक अप्रूव नहीं लॉ नहीं माना जाएगा जब तक राष्ट्रपति उसको अप्रूवल नहीं देता, प्रेसिडेंट उसको अप्रूवल नहीं देता, अपनी सहमति नहीं देता। हैज़ द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, अगर पार्लियामेंट का कोई सेशन नहीं चल रहा हो, ठीक है, पर अगर कोई इमरजेंसी और प्रेसिडेंट को लगता है तो वो जो है पार्लियामेंट को बुलाने के लिए ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, ठीक है, यानी पार्लियामेंट को वो खुलवा सकता है डिस्कशन के लिए। नाउ फाइनेंशियल पावर्स क्या क्या होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो नो मनी बिल जो होते हैं वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किए जा सकते उनकी बिना पूर्व सूचना, है ना। अगर कोई भी मनी बिल लाया जा रहा है पार्लियामेंट के किसी का, तो मनी बिल लाने से पहले गवर्नमेंट को द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करना कंपलसरी मैंडेटरी है। अगर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दिए तो आप नहीं ला सकते, वो इनवैलिड माना जाएगा पहली ही स्टेज पर। फिर इन हिंदी धन विधेय है। नाउ ही हैज़ द पावर टू सेंक्शन मनी फ्रॉम द कॉन्टीजेंसी फंड, राष्ट्रपति के पास जो है एक आपातकालीन फंड होता है, उनको ये शक्ति होती है कि वो उस कॉन्टीजेंसी फंड से पैसा जो है देश के किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ इमरजेंसी पावर, जनरल पीपल जो होते हैं प्रेसिडेंट की इन्हीं पावर्स को लेकर अवेयर होते हैं। लाइक इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी अगर देश में पैसे की कमी हो गई, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये राइट है कि वो जो है सैलरीज रोक सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, या डिडक्ट कर सकता है, या और भी बहुत सारे, ठीक है। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये पावर है। लाइक किसी स्टेट की गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है, नहीं है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर की हेल्प से जो है उसको ख़त्म, मतलब डिसोल्व करवा सकता है ना। या पार्लियामेंट नहीं है अभी मान लो एग्जिस्टेंस में, तो जो है वो उसको ये राइट है कि वो जो है अपनी इमरजेंसी पावर को यूज़ कर सकता है, पॉलिटिकल इमरजेंसी जिसको बोल सकते हैं। इन केस ऑफ फॉरेन एग्रेशन, यानी विदेशी आक्रमण अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में वो सुप्रीम कमांडर होता है आर्मी का और फोर्सेस का, और वो जो है अटैक के लिए ऑर्डर।
थ्रू द इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, यानी जितनी भी गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पॉलिटिकल इमरजेंसी में वो सबको जो है डिसोल्व कर सकता है और सारा एडमिनिस्ट्रेटिव या ये जो टास्क होता है वो अपने हाथों में ले सकता है और खुद जो है देश को चला सकता है। ये द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो है पॉलिटिकल इमरजेंसी पावर हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर अब देखिए मार्शल पावर क्या होते हैं, ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। जितनी भी ऑल काइंड्स ऑफ फोर्सेस हैं इंडिया की, ठीक है, उनका वो जो है सुप्रीम कमांडर होता है ना, सर्वोच्च सेनापति, सबसे बड़ा सेनापति, ठीक है। जब तक वो ऑर्डर नहीं करेंगे, यानी उनके नॉलेज में लाए बिना, उनकी एसेंट के बिना जो है आर्मी जो है या फोर्सेज जो होते हैं वो किसी कंट्री पर या वो जो है कॉन्फ्रेंट नहीं कर सकती, यानी हमला आगे से लेकर अटैक नहीं कर सकती। हाँ, डिफेंड कर सकती है, अगर कोई अटैक कर रहा है तो उसके लिए उनको परमिशन है, लेकिन हाँ किसी कंट्री के ऊपर अटैक करना है तो इन दैट सिचुएशन जो है मार्शल पावर जो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिली है उसके अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेना पड़ती किनको, फोर्सेस को। नाउ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन केस ऑफ डेथ और एब्सेंस और रेजिग्नेशन, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो प्रेसिडेंट का कामकाज देखते हैं, ओके, फॉर अ मैक्सिमम पीरियड्स ऑफ 6 मंथ, यानी 6 महीने तक मैक्सिमम, और टिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, या जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता तब तक, दोनों कंडीशन दे रखी है, मैक्सिमम 6 मंथ या नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होने तक, दोनों ही कंडीशन में जो है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है प्रेसिडेंट की पोस्ट को होल्ड करते हैं। और इनकी क्वालिफिकेशन और टेन्यूर यानी टाइम पीरियड जो है वो सेम है वाइस प्रेसिडेंट की तरह। एंड इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओनली द एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर इन्वॉल्व। खाली लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स यानी सांसदों को ही इसमें शामिल किया जाता है, किसमें, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन या चुनाव में। विधानसभाओं के विधायक यानी एमएलएस को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, ओके। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के लिए सीक्रेट बैलेट मेथड का यूज़ किया जाता है, ठीक है, गुप्त मतदान जिसे कहते हैं। जो जनरल वोटिंग होती है, पहले जो वोटिंग होती थी पर्ची पर, स्लिप पर जो है उस पार्टिकुलर कैंडिडेट के उसके जो भी अंगूठा लगाकर या साइन करके या कोई चिन्ह होता था उस पर सील लगाकर जो सीक्रेट एक बॉक्स के अंदर जो है डाल दिया जाता था, ठीक है। फिर उसमें से काउंटिंग होती थी, मतलब उनको अलग अलग किया जाता, सेग्रीगेट किया जाता। तो इस तरह का जो वोटिंग प्रोसेस को जो है कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, सीक्रेट बैलेट मेथड। तो सीक्रेट बैलेट मेथड के थ्रू जो है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है। नाउ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, माने जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता है वही राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है, ओके। इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ ही शी एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये उसके काम होते हैं, ठीक है। यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, यानी राज्यसभा की हियरिंग यानी उसकी सुनवाई करता है, ठीक है, जो भी डिस्कशन वहाँ पर होता है। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एब्सेंस में, उनकी अनुपस्थिति में वो जो है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट करता है ना, काम करता है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द लोकसभा। द लोकसभा इज रिफर टू एज द लोअर हाउस होता है हमारे इंडियन पार्लियामेंट का, ये इसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। और यहाँ के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, सारे मेंबर लोकसभा के वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं ना, उन सब के लिए हमें वोट डालना, मतलब वोटिंग के इलेक्शन के थ्रू ही वो आते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, जनरल इलेक्शन, सेंट्रल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। अब इसका कंपोजिशन यानी इसमें जो है मेंबर्स जो है वो कैसे कैसे और कहाँ से आते हैं और किस तरह सिलेक्ट होते हैं। द लोकसभा कैन हैव मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, 552 मेंबर्स हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इन 552 में से 530 जो होते हैं वो अलग अलग स्टेट से चुनकर आते हैं, है ना, अलग अलग सीट से जीत कर आते हैं। और 20 मेंबर्स जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। 9 यूनियन टेरिटरीज है ना इंडिया में, वहाँ से आएंगे, जैसे दिल्ली है, पौंडीचेरी है ना, लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है, पौंडीचेरी है, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली और जो भी। तो ये जो यूनियन टेरिटरीज है यहाँ से टोटल 20 मेंबर्स जो है पार्लियामेंट लोकसभा में अपॉइंट किए जा सकते हैं। और 530 जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे। तो ये कितने हो गए, 530 + 20 550। और जो 2 मेंबर्स होते हैं वो कौन नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं, यानी उनको ये राइट दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, किससे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से।